नमस्कार। आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही जानी मानी कहावत से करते हैं। हेलन केलर ने कहा था, अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये शब्द आज के हमारे विषय की गंभीरता को बिल्कुल सही दर्शाते हैं। आज हम द प्रिंट में छपे एक बहुत महत्वपूर्ण लेख पर गहराई से बात करने वाले हैं। शीर्षक है वैश्विक विकास का संकट और भारत की भूमिका। हम सबने सतत विकास लक्ष्यों मतलब एसडीजीज और पेरिस जलवायु समझौते के बारे में तो सुना ही है। इनसे एक उम्मीद जगी थी कि दुनिया मिलकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही है। पर आजकल ऐसा लग रहा है कि वो जो वैश्विक सहयोग की गाड़ी थी वो शायद पटरी से उतर गई है। तो आज हम इसी गिरावट के कारणों को समझेंगे, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं और इस बदलते माहौल में भारत क्या भूमिका निभा सकता है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफ़ी अहम हो सकता है और वैसे भी एक जागरूक नागरिक के तौर पर इसे समझना ज़रूरी है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल मन में यही आता है, क्या सच में वैश्विक विकास का जो दौर था वो अब खत्म हो रहा है? याद कीजिए 2015 में कितना आशावाद था। एसडीजीज अपनाए गए, पेरिस समझौता हुआ। हाँ, एक माहौल तो बना था। बिल्कुल। लेकिन हाल की घटनाओं को देखें, जैसे यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ नेताओं के भाषण, ऐसा लगता है हवा का रुख एकदम बदल गया है। तो क्या वो उम्मीदें, वो आशावाद सब एक भ्रम था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है और जो स्रोत लेख है उसका तर्क भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है कि ये जो बड़ी-बड़ी वैश्विक प्रतिबद्धताएं थीं, चाहे एसडीजीज हों या पेरिस समझौता, इनकी नींव शायद शुरू से ही थोड़ी कमजोर थीं। लेख में तो इन्हें डेड ऑन अराइवल तक कहा गया है। अच्छा, डेड ऑन अराइवल। हाँ, मतलब कि इन्हें हकीकत बनाने के लिए जिस भारी भरकम फंडिंग और एक ठोस प्लान की जरूरत थी, वो कभी पूरी तरह से शायद जुट ही नहीं पाई। एक अनुमान है कि 2030 तक इन लक्ष्यों को पाने के लिए हर साल, आप सोचिए, करीब $4 ट्रिलियन अतिरिक्त चाहिए। $4 ट्रिलियन हर साल, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। क्या इसे जुटाने का कोई प्लान था भी? हाँ, एक विचार सामने जरूर आया था, बिलियंस टू ट्रिलियंस का। सुना इसके बारे में। जी, मतलब सोच ये थी कि विकास सहायता के कुछ अरब डॉलर लगाकर खरबों डॉलर का प्राइवेट निवेश खींचा जाए। सरकारी पैसा एक तरह से उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करेगा, जो बड़े प्राइवेट फंड्स को विकासशील देशों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ये। हाँ, सुनने में तो आकर्षक था, लेकिन जमीनी हकीकत में ये उतना कामयाब नहीं हो पाया। मतलब बहुत कम पैसा ही असल में इस तरह से जुट पाया। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये सिर्फ पैसे की कमी का ही मामला नहीं है। इसी दौर में हमने दो और बड़े ट्रेंड्स देखे। एक तो डेग्लोबलाइजेशन, मतलब देशों का अपने आप में सिमटना। और दूसरा शायद वो अतिराष्ट्रवाद। बिल्कुल, अतिराष्ट्रवाद का उभार, जैसे अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियां। इन विचारों ने तो वैश्विक सहयोग की जो मूल भावना है उसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि वैश्विक सहायता मौजूदा स्तर से शायद 22% तक कम हो सकती है। 22%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कई एक्सपर्ट्स अब मानने लगे हैं कि वैश्विक विकास की जो अवधारणा थी वो वाकई दम तोड़ रही है। अच्छा, अगर ये मान भी लें कि ये वैश्विक विकास वाली जो संरचना है ये चरमरा रही है, तो लेख एक सवाल पूछता है कि भाई इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर हम इसे खत्म होने दें तो दुनिया का क्या नुकसान होगा? भारत में भी, जैसा लेख में जिक्र है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर शायद इस मौत का जश्न मनाते दिखते हैं। वो इसे किसी बाहरी राष्ट्र विरोधी एजेंडे का अंत बताते हैं। क्या ये नजरिया सही है? देखिए, स्रोत तो इस सोच को काफी संकीर्ण मानता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत और कई दूसरे विकासशील देश दशकों से, मतलब कई सालों से वैश्विक विकास के एजेंडे को आकार देने में सक्रिय रहे हैं। इसे सिर्फ पश्चिम का एजेंडा मान लेना इतिहास को, मुझे लगता है, सही ढंग से न समझना होगा। हाँ, लेख में डेविड एंगरमन की किताब अपोस्टल्स ऑफ डेवलपमेंट का उदाहरण भी दिया गया है। इसमें जगदीश भगवती, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन जैसे दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों के योगदान पर बात की गई है। बिल्कुल, इन लोगों ने वैश्विक मंचों पर बहस की, अपने विचार रखे और विकास की दिशा को प्रभावित किया, ताकि वो उनके अपने देशों के हितों के लिए काम आ सकें, खासकर गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है या संयुक्त राष्ट्र है, ये मंच सिर्फ सहायता बांटने लिए नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये विचारों के आदान प्रदान, बहस और सीखने के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। और यही विचारों और ज्ञान का जो सीमा पार प्रवाह है, ये सबसे बड़ा कारण है कि वैश्विक सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है और इसे क्यों बचाया जाना चाहिए। देखिए, विकास का कोई एक रेडीमेड फॉर्मूला तो होता नहीं है। अलग अलग देशों के अनुभव, नए नए विचार, रिसर्च के नतीजे, जब ये सब वैश्विक स्तर पर साझा होते हैं तो हर देश को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सही रास्ता चुनने में मदद मिलती है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल। भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों को ही ले लीजिए। उन सुधारों की जो वैचारिक नींव थी वो काफी हद तक वैश्विक बहसों और उन विचारों से पड़ी थी जिनमें भारतीय नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्हें प्रभावित भी किया। अच्छा। और आज की दुनिया तो और भी अनिश्चित है। विकास की चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा जटिल और सही मायनों में वैश्विक हो गई हैं। हाँ, ये तो है। विडंबना देखिए, एक तरफ राष्ट्रवाद और सीमाओं को मजबूत करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चाहे क्लाइमेट चेंज हो, कोई महामारी हो या टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले संकट हों, ये किसी एक देश की सीमा में तो बंधे नहीं रह सकते। सही कहा। और इनसे निपटने के लिए जिस तरह के समाधान चाहिए वो शायद नव उदारवादी युग, मतलब वो दौर जब खुले बाजार, कम सरकारी दखल, छोटी सरकार पर जोर था कि विचारों से नहीं मिल सकते, बल्कि हो सकता है कि उन नीतियों ने समस्याओं को बढ़ाया ही हो। अब समाधान किसी एक देश की सीमाओं के भीतर खोजना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए विकास के लिए वैश्विक सहयोग अब केवल एक अच्छी बात नहीं रह गई है, बल्कि ये विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों के अस्तित्व के लिए जरूरी बन गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि समस्याएं वैश्विक हैं, तो समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही खोजने होंगे। लेकिन क्या ये जो वैश्विक विकास परियोजना थी, ये हमेशा इतनी आदर्शवादी रही है? लेख इस बात को भी मानता है कि पश्चिमी ज्ञान प्रणालियों और सहायता एजेंसियों की अपनी सीमाएं और आलोचनाएं भी रही हैं। ये हमेशा सिर्फ परोपकार का मामला नहीं था, है ना? निश्चित रूप से स्रोत अतीत का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहा है। ये साफ करता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही विकास का क्षेत्र बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक मैदान भी रहा है। शीत युद्ध के दौरान? हाँ बिल्कुल। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने विकास सहायता का इस्तेमाल साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए एक हथियार की तरह किया। फिर शीत युद्ध के बाद 1990 के दशक में जब पश्चिमी देशों का दबदबा बढ़ा तो विकास के एजेंडे में शक्ति का संतुलन और भी गहरा हो गया। हाँ, ये सच है कि इस दौरान भारत और चीन जैसे देशों ने तेजी से आर्थिक तरक्की की और विकसित और विकासशील देशों के बीच आय का अंतर कुछ कम हुआ। लेकिन विकास नीतियां बनाने वाली जो संस्थाएं थीं, उनमें शक्ति कुछ मुट्ठी भर अमीर देशों के हाथ में ही रही। तो मतलब एजेंडा वही तय करते थे? हाँ, काफी हद तक उन्होंने ही तय किया कि किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, कौन सा ज्ञान प्रामाणिक माना जाएगा, यहां तक कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पर भी। और लेख में एडम टूज का भी जिक्र है, जो एक आर्थिक इतिहासकार हैं। उनके हवाले से कहा गया है कि एसडीजीज या उनसे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजीज थे, उन्होंने इस शक्ति असंतुलन को चुनौती देने के बजाय उसे एक तरह से वैधता ही दे दी। जी, टूज का तर्क यही है कि ये लक्ष्य राजनीति और शक्ति संतुलन के जो जटिल सवाल थे, उनसे बचते हुए दुनिया को मानो सार्वभौमिक मूल्यों की एक स्प्रेडशीट के जरिए चलाने का प्रयास थे। स्प्रेडशीट के जरिए? हाँ, मतलब आंकड़ों और लक्ष्यों पर फोकस। लेकिन जो असल शक्ति समीकरण थे पश्चिम और विकासशील दुनिया के बीच, उनको जस का तस छोड़ दिया गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस शक्ति संतुलन को न छेड़ने का नतीजा ये हुआ कि सहायता का जो एजेंडा था वो काफी सीमित हो गया। विकासशील देशों की जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, उनके बजाय अक्सर ऐसे सुरक्षित मुद्दों और तरीकों पर ध्यान दिया गया जो डोनर देशों को ठीक लगते थे। राजनीतिक वैज्ञानिक यू आंग, जिनकी किताब हाउ चाइना एस्केप्ड पॉवर्टी ट्रैप है, वो इसी विषमता की ओर इशारा करती हैं। हाँ, उन्होंने कैश ट्रांसफर्स यानी नकद हस्तांतरण का उदाहरण दिया है। ये पिछले कुछ दशकों में विकास सहायता का एक बहुत लोकप्रिय तरीका बन गया है। लेख बताता है कि इस एक विषय पर करीब 1.4 मिलियन यानी 14 लाख रिसर्च पेपर छप चुके हैं। 14 लाख, आप सोच सकती हैं। लेकिन आंग सवाल उठाती हैं, क्या ये विशाल शोध हमें विकास के असली लक्ष्य यानी बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के बारे में कुछ ठोस बताता है? अच्छा, तो उनका क्या कहना है? उनका तर्क है कि कैश ट्रांसफर्स भारत जैसे विकासशील देशों में इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि स्थानीय राजनीतिक जरूरतें और जमीनी हकीकतें इसकी मांग करती थीं, न कि इसलिए कि शोध ने यह साबित कर दिया था कि इनसे गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसा आंग याद दिलाती हैं, कोई भी देश सिर्फ नकद बांटकर गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकला है। असल कुंजी तो राष्ट्रीय विकास और नवाचार में है,
जैसा चीन के विशाल उदाहरण में दिखता है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसके बावजूद विकास सहायता के भारी संसाधन, टैलेंट और समय, वो सब इसी तरह के सीमित हस्तक्षेपों पर खर्च होते रहे। शायद यही कारण है कि वैश्विक विकास की ये परियोजना बड़े बदलाव लाने के अपने वादे के लिहाज से ट्रंप जैसे नेताओं के आने से बहुत पहले ही शायद अप्रासंगिक होने लगी थी। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि ये पूरी विकास परियोजना ही फेल हो गई? नहीं, इस आलोचना का उद्देश्य विकास की अवधारणा को पूरी तरह से खारिज करना नहीं है, बल्कि वैश्विक विकास के ढांचे में शक्ति के पुनर्संतुलन की जो जरूरत है उसे उजागर करना है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये शक्ति संबंध कैसे काम करते हैं, क्योंकि तभी ये साफ होगा कि भारत जैसे देशों के लिए दांव पर क्या लगा है। यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो पश्चिमी देशों की सहायता कम हो रही है, वैश्विक सहयोग का ढांचा कमजोर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के विकासशील देश मौजूदा व्यवस्था की असमानताओं से जूझ रहे हैं। हाँ, जैसे अस्थिर कर्ज के जाल में फंसना। बिल्कुल। और कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों का जो असमान वितरण हुआ, हाँ, उसने तो मोहभंग को और बढ़ाया है। तो अब ये देश नए साझेदारों की तलाश में है। और इसी खाली होती जगह को भरने के लिए चीन एकदम तैयार खड़ा है। एशिया और अफ्रीका में उसकी पहले से ही बहुत मजबूत पैठ है। वो दुनिया की एक प्रमुख विकास शक्ति बनकर उभर सकता है, और ये मौजूदा कमजोर होते नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। और यहीं भारत के लिए असली चुनौती खड़ी होती है ना? वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने और बनाए रखने की भारत की जो कोशिशें हैं, खासकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनने की उसकी रणनीति, हाँ, वो इस नए समीकरण से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है। हाल की UNGA बैठकों की रिपोर्टें देखें तो भारत और विदेश मंत्री S जयशंकर की लगभग सभी बहुपक्षीय बैठकें ग्लोबल साउथ के मुद्दों और गैर पश्चिमी समूहों पर ही केंद्रित थीं। जी, ऐसा लगता है कि ये ट्रंप 2.0 जैसी संभावित भू राजनीतिक उथल-पुथल का मुकाबला करने की एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब विकास के लिए पैसा देने की बात आती है तो भारत चीन के साथ सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, वित्तीय संसाधनों के मामले में चीन बहुत आगे है। तो फिर भारत के पास रास्ता क्या बचता है? क्या वो इस खेल से बाहर हो जाएगा? स्रोत एक दूसरे रास्ते की तरफ इशारा करता है। हाँ, लेख का तर्क यही है कि भारत को केवल पैसों के खेल में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मैदान है जहां वो चीन से शायद ही जीत पाए। इसके बजाय भारत अपनी दूसरी ताकतों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे उसकी लोकतांत्रिक साख, वैश्विक अन्याय के खिलाफ नैतिक स्पष्टता के साथ आवाज उठाने का उसका ऐतिहासिक अनुभव। ये वो चीजें हैं जिन्होंने लंबे समय तक विकासशील देशों के बीच भारत को एक सम्मान और प्रभाव दिलाया है। भारत के पास आज भी वो कद है कि वो विकास की बहस को केवल लेन देन और शक्ति प्रदर्शन से ऊपर उठाए और उसे समानता मतलब इक्विटी और नियम आधारित व्यवस्था के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर केंद्रित कर सके। वो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस एजेंडे पर एकजुटता बना सकता है। तो ये सिर्फ फाइनेंसिंग का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई भी है। लेकिन क्या ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं है? क्या इसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना है? जमीनी राजनीति में ये कितना चलेगा? लिख इसे यथार्थवादी राजनीति मतलब रियल पॉलिटिक ही कहता है। ये कोई हवाई बात नहीं है। देखिए, भारत विकास फाइनेंस के मामले में चीन का मुकाबला भले ना कर पाए, लेकिन उसका लोकतंत्र एक शक्तिशाली विकल्प पेश करता है। भारत का जो जीवंत नागरिक समाज है, उसका स्वतंत्र रिसर्च कम्युनिटी है, जो लोकतंत्र की ही देन है, ये इस कोशिश में उसकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित हो सकते हैं। कैसे? भारत विकासशील दुनिया की जरूरतों के हिसाब से ज्ञान और नीतियों के नई मॉडल बनाने की कोशिशों का नेतृत्व कर सकता है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं लेख में, जैसे सामाजिक ऑडिट के प्रयोग, हाँ, या प्राथमिक स्कूलों में सीखने के नतीजों पर नजर रखने के तरीके, या फिर जो जमीनी स्तर पर सामाजिक आंदोलन और NGOs काम कर रहे हैं, उन्होंने बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल सुधारने के लिए जो नए तरीके विकसित किए हैं। बिल्कुल, ये भारत में जन्मे इनोवेशंस हैं जो दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंचे हैं। भारत इन सफलताओं को दुनिया के सामने एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में पेश कर सकता है। ये तो एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और शायद यही भारत के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती भी है। वो क्या? वैश्विक मंच पर यह भूमिका निभाने और प्रासंगिक बने रहने के लिए लेख के अनुसार भारत को पहले अपने देश के भीतर जो बढ़ता हुआ संकीर्ण शूद्र राष्ट्रवाद है उससे लड़ना होगा। उसे अपने नागरिक समाज और शोध संस्थानों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने देना होगा, क्योंकि वही विकास और नवाचार की नींव है। बिल्कुल। अगर भारत अपने ही इन आंतरिक विरोधाभासों से नहीं निपटता तो उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ेगा। तो इस सब का क्या मतलब है?
अगर हम पूरी बात को समेटें, संक्षेप में कहें तो वैश्विक विकास की जो पुरानी व्यवस्था थी वो एक गहरे संकट में है। इसके कई कारण हैं, पैसों की कमी, बढ़ता राष्ट्रवाद और खुद उस व्यवस्था में मौजूद शक्ति का असंतुलन। ये स्थिति भारत के लिए नई चुनौतियां लेकर आई है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। लेकिन साथ ही ये भारत को एक मौका भी देती है कि वो दुनिया के सामने विकास का एक वैकल्पिक, ज्यादा न्याय संगत और लोकतांत्रिक मॉडल पेश करे। हाँ, ये अवसर भी है। पर ये तभी संभव होगा जब भारत अपनी आंतरिक शक्तियों जैसे लोकतंत्र और जीवंत नागरिक समाज का सही इस्तेमाल करे और अपने अंदर की चुनौतियों, खासकर बढ़ते संकीर्ण राष्ट्रवाद पर काबू पा सके। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो स्रोत के अंतिम प्रश्न से भी जुड़ता है। क्या भारत चीन के साथ केवल वित्तीय प्रतिस्पर्धा करने के बजाय वैश्विक मंच पर विकास का एक ऐसा आकर्षक वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश कर पाएगा जो उसके लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिक नेतृत्व पर आधारित हो? क्या इसके लिए वो अपने आंतरिक विरोधाभासों, यानी एक तरफ बढ़ता राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ एक खुले, फलते फूलते नागरिक समाज और स्वतंत्र स्रोत की जरूरत को सफलतापूर्वक संभाल पाएगा? इस अशांत दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए क्या हम अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा पाएंगे? यह सवाल आने वाले समय में भारत की वैश्विक भूमिका की दिशा तय करेगा। आज के इस विस्तृत चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि द प्रिंट के इस लेख का हमारा ये विश्लेषण श्रोताओं, विशेषकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों और वैश्विक मामलों में रुचि रखने वाले सभी नागरिकों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विश्लेषण लाते रहेंगे। अगली बार तक विचार करते रहें।